एपिसोड 46 एवल गॉड की 7 गहन कलाएं। जैस्मीन अथर्व को सदमे से भरे चेहरे के साथ देख ही रही थी, तभी उसकी नजर अथर्व के बाएं हाथ पर पड़ी, जिसे देखते हुए उसने कहा, आकाश विश्वमोती की क्षमता वाकई बहुत भयानक है। सच कहे तो ये काम बिना आकाश विश्वमोती के भी किया जा सकता है। अथर्व ने अपने गर्व भरे चेहरे के साथ देखते हुए कहा, आकाश विश्वमोती के बिना भी अगर मुझे शुद्धिकरण वाली दवा मिल जाती है तो भी मैं अपने सभी शक्तियों के रास्ते खोलने का एक तरीका ढूंढ सकता हूँ, लेकिन इसमें जो समय लगेगा वह अभी से कई गुना ज्यादा होगा। अथर्व की इस बात पर जैस्मीन उसे संदेह की दृष्टि से देखने लगी। उसकी इस संदेह भरी नजरों को देखते हुए अथर्व ने कहा, आप मुझे इस तरह संदेह से क्यों देख रही हैं? क्या मैंने आपसे पहले ही नहीं कहा था कि मैं एक प्रभावशाली डॉक्टर हूं और मुझे मानव शरीर के अंदर एवं बाहर की पूरी जानकारी है और मैं मनुष्य की मिस्टिक वन से भी अच्छी तरह से परिचित है। मैंने अपने जीवन काल में हजारों तो नहीं लेकिन सैकड़ों शकत के रास्ते खोले हैं। 3 साल पहले मेरे आचार्य के निधन से पहले मैं कभी भी कोई शक्तियों का रास्ता खोलने में सफल नहीं हुआ था। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि आकाश विश्वमोती की शुद्धिकरण की क्षमता की तुलना उच्चतम श्रेणी की दवाओं से नहीं की जा सकती है और मेरे खुद के शक्तियों के रास्ते खोलने के लिए इसकी क्षमता का उपयोग करना एक साधारण बात से ज्यादा कुछ नहीं है। अथर्व ने अपनी बात बहुत ही आराम से कही थी और उसकी बातों में थोड़ा सा भी अहंकार नहीं दिख रहा था, जैसे कि वह कोई बेहद सामान्य बात कर रहा हो, जिससे जैस्मीन काफी देर तक उसे घूरती रही और फिर अंत धीमी आवाज में बुदबुदाई, ये कितना अजीब आदमी है। जैस्मीन ने आगे उसे घूरते हुए कहा, हालांकि अपने चंद शक्तियों के रास्ते खोलने से कहीं आपको ये तो नहीं लगने लगा कि आप एक अद्भुत व्यक्ति बन गए हैं? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी नींव अभी भी एक सामान्य व्यक्ति से बहुत पीछे है। जैस्मीन की इस बात से अथर्व को कोई आपत्ति नहीं हुई। वह अच्छे से इस बात को समझता था, आखिर वह किसी अन्य व्यक्ति से पूरे 16 साल पीछे था। इसलिए उसने जैस्मीन से सीधे कहा, आपने कहा था कि 54 रास्ते खुलने के बाद इविल गॉड की मिस्टिक वंस की अद्वितीय क्षमता प्रकट होगी, लेकिन मुझे कोई बदलाव महसूस क्यों नहीं हो रहा है? अपनी वर्तमान मिस्टिक वंस की एक बार फिर से सावधानी पूर्वक जांच करो, जैस्मीन ने जवाब देते हुए कहा। अथर्व ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी चेतना के माध्यम से अपनी मिस्टिक वेन्स को देखना शुरू किया। अथर्व को उनमें से एक असंगत भावना महसूस होने लगी और अगले ही पल उसने अपना सारा ध्यान मिस्टिक वेन्स के केंद्र पर लगा लिया। उसके शरीर के अंदर उसकी मिस्टिक वेन्स एक परिपक्व पेड़ की तरह दिख रही थी, जिसकी सभी कई शाखाएं सभी दिशाओं में फैली हुई थी और प्रत्येक शाखा पर एक शक्तियों का रास्ता था। इसी समय उसे आश्चर्यजनक रूप से उसकी मिस्टिक वेन्स में शक्तियों के रास्तों के अलावा 7 अन्य निशान दिखाई दिए, जो कि किसी तारामंडल के 7 सितारों की तरह एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित थे। हालांकि उनका आकार शक्तियों के रास्तों के जैसा ही था, लेकिन उनसे एक अलग तरह की अनुभूति हो रही थी और अथर्व को ढंग से समझ ही नहीं आया कि आखिर यह क्या चीज है और उसने अपनी आंखें खोलते हुए आश्चर्य से पूछा, 7 अतिरिक्त शक्तियों के रास्ते, आखिर यह कैसे संभव है? नहीं, वे शक्तियों के रास्ते नहीं है, जैस्मीन ने उसकी बात को नकारते हुए कहा। उनका उपयोग इविल गॉड आर्ट्स के 7 लोगों को सक्रिय करने में किया जाता है। जैस्मीन ने आगे उसे समझाते हुए कहा, अमर रक्त ने तुम्हें जो मिस्टिक वेन्स प्रदान की है वे सामान्य मिस्टिक वेन्स से ज्यादा अलग नहीं, लेकिन उनमें इविल गॉड की विशिष्ट गहन कला निहित है जो इविल गॉड आर्ट्स का वहन करती है। इस गहन कला में 7 बड़े द्वार हैं। इन्हें विकसित करने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बल्कि यह आपकी मिस्टिक वेन्स में ही मौजूद रहेंगे। जब भी आप इनमें से एक द्वारा खोलेंगे तो इविल गॉड आर्ट्स एक स्तर से बढ़ जाएंगी और इसके साथ ही आपको इविल गॉड आर्ट्स के हर क्षेत्र में इविल गॉड का एक गहन कौशल भी मिलेगा। अथर्व को गहन कलाओं और गहन कौशलों के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। आकाश महाद्वीप में आधे से ज्यादा लोगों के पास गहन कलाएं नहीं होती थी, उनके पास केवल उनकी गहन शक्ति होती थी। गहन कलाओं को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया था और कुछ लोग गहन कलाओं का उपयोग गहन शक्ति की विशेषता को बदलने के लिए भी करते थे। उदाहरण के लिए, जब फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स कला का उपयोग किया जाता है तो वो गहन शक्ति को बर्फ जैसी ठंडी हवा में बदल देती है। फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स का क्षेत्र जितना अधिक ऊंचा होगा, गहन शक्ति और गहन ऊर्जा भी उतनी ही ठंडी होगी। अफवाह कहती है कि जब कोई फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स को अपने चरम तक प्रशिक्षित कर लेता है तो वह एक पल में सैकड़ों किलोमीटर के भीतर की हर एक चीज को बर्फ में जमा सकता है। इसी तरह चाल प्रमुख संप्रदायों में एक बर्निंग हेवन संप्रदाय की बर्निंग हेवन आज भी गहन शक्ति की विशेषता को बदल सकती है, लेकिन यह फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स से बिल्कुल विपरीत थी। यह गहन शक्ति को एक जलती हुई ऊर्जा में बदल देती है और जब यह अपने चरम पर पहुंच जाती है तो कोई व्यक्ति अपने हाथों का उपयोग कर किसी भी हथियार को पिघला सकता है। कुछ गहन कलाएं ऐसी भी थी जिनका उपयोग गहन शक्ति को बदलने के लिए नहीं किया जाता था, बल्कि उनका उपयोग गहन शक्ति को प्रशिक्षित करने के लिए भी होता था। उदाहरण के लिए, एक संयोजन नाम की गहन कला थी जिसके उपयोग से कोई भी पुरुष और महिला आपस में संबंध बनाकर अपनी गहन शक्ति को बढ़ा सकते थे। गहन
गहन कलाएं आमतौर पर विरासत में मिलती थी और यह किसी बड़े संप्रदाय या किसी बड़े परिवार के पास ही होती थी, लेकिन ये गहन कलाएं कभी किसी सामान्य मनुष्य के पास नहीं देखी गई थी। चुरू कबीले के पास भी कोई गहन कला नहीं थी, उनके पास पूर्वजों द्वारा छोड़े गए केवल कुछ कमजोर गहन कौशल थे। जहां तक गहन कौशल की बात है तो ये ऐसे तरीके थे जिनके उपयोग से व्यक्ति अपनी गहन शक्ति को एकत्रित कर उसकी ताकत को कई गुना बढ़ा सकता था, लेकिन कुछ गहन कौशल ऐसे भी थे जिन्हें प्रयोग करने के लिए विशेष प्रकार की गहन कलाओं की भी आवश्यकता होती थी। लेकिन अथर्व को इन सब के बारे में ज्यादा विस्तार से पता नहीं था, इसलिए जब जैस्मीन ने उसे इविल गॉड की गहन कलाओं और गहन कौशल के बारे में बताया तो उसने आश्चर्य के साथ जैस्मीन से पूछा, तो इसका मतलब है कि अब मैं इविल गॉड आर्ट्स का उपयोग कर सकता हूं जिसका उल्लेख आपने किया था? जिस पर जैस्मीन ने हमें अपना सिर हिलाया और कहा, हालांकि अभी आपकी मिस्टिक वेन्स पूरी तरह खाली है और उनमें कोई भी गहन शक्ति नहीं है, इसलिए आप अभी इविल गॉड आर्ट्स को महसूस नहीं कर सकते, लेकिन एक बार जब आप अपनी गहन शक्ति को विकसित कर लेंगे तो आप इविल गॉड आर्ट्स को भी महसूस करेंगे। जिसके तुरंत बाद अथर्व ने कहा, आपने ये भी कहा था कि इविल आर्ट्स को विकसित करने की जरूरत नहीं है और जब भी 7 द्वारों में एक द्वार खोलूंगा तो इविल गॉड आर्ट्स से एक से आगे बढ़ जाएगी, तो फिर मुझे बताओ कि मैं इन द्वारों को कैसे खोल सकता हूँ। अथर्व ने पहले इस प्रकार के दरवाजों के बारे में कभी नहीं सुना था, इसलिए उसने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। यदि इन द्वारों को खोलने की विधि शकियों के रास्ते खोलने के समान होती तो वह आसानी से इन द्वारों को भी खोल सकता था और वह एक पल में इविल गॉड आर्ट्स को समझ सकता था। तभी जैस्मीन ने उससे कहा, यह बहुत सरल है, बल्कि यह आपके सभी शक्तियों के रास्ते खोलने से भी ज्यादा सरल है। जैसे जैसे जैस्मीन बोल रही थी वैसे ही वह अजीब तरीके से मुस्कुराने लगी। उसने शातिर अंदाज में मुस्कुराते हुए आगे कहा, ये 7 द्वार आपकी मिस्टिक वन से संबंधित है, इसलिए जब आप चाहे तब इन्हें खोल सकते हैं। आपको बस अपनी कल्पना करनी होगी और यह 7 द्वार खुल जाएंगे, बस इसकी कल्पना करनी है। अथर्व ये बात सुनकर थोड़ा स्तब्ध हो गया, लेकिन जैसे ही उसने जैस्मीन की शातिर मुस्कान देखी तो अथर्व ने जैस्मीन की बात पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं की और कमजोर स्वर में पूछा, क्या ये वाकई इतना आसान है? जिस पर जैस्मीन ने धीमी आवाज में जवाब देते हुए कहा, हाँ यह इतना ही आसान है। हाँ, वह बात अलग है कि इसके परिणाम थोड़े भयानक हैं, वैसे तो इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस तुम मर जाओगे और ज्यादा कुछ नहीं। जैस्मीन की यह बात सुनकर अथर्व का मुंह थोड़ा खुल गया। उसके बाद जैस्मीन ने थोड़ा सीरियस होते हुए उसे समझाया, इविल गॉड आर्ट्स को 7 लोकों में विभाजित किया गया है जिनकी 7 अलग अलग विशेषताएं हैं जिन्हें एक साथ निडर कहा जाता है। पहला इविल सोल, दूसरा बनेग हेवन, तीसरा यातना लोक, चौथा स्वर्गीय गड़गड़ाहट रंबलिंग हेवन, 5वां पात लोक। जैस्मीन की आवाज इतने में रुक गई जिससे अथर्व ने अधीरता से पूछा, फिर छठे और 7वें लोक के बारे में क्या? जिस पर जैस्मीन कहा, इस राजकुमारी को छठे और 7वें लोक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अमर रक्त की उस बूंद की स्मृत छाप में केवल 5 लोगों तक जानकारी ही दर्ज थी। यह शायद इसलिए होगा क्योंकि जब इविल गॉड ने अमर की बूंद को छोड़ा होगा तो शायद उनका मानना होगा कि मानव शरीर के साथ कोई व्यक्ति 5वें लोक से आगे के लोक को खोलने में सक्षम नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने छठे और 7वें लोक के बारे में कोई जानकारी नहीं छोड़ी। क्योंकि जब भी आप एक द्वार खोलेंगे तो इविल गॉड आर्ट्स एक दायरे से आगे तो बढ़ जाएगा, लेकिन इसके साथ ही आपके अंदर के तनाव में अचानक वृद्धि हो जाएगी और आपका शरीर इस तनाव को सहन करने में सक्षम नहीं होगा। इसलिए यदि आप इविल गॉड आर्ट्स को ऐसे दायरे में पहुंचने के लिए मजबूर करते हैं जिसे संभालने में आपका शरीर असमर्थ है तो आपके शरीर को गंभीर क्षति होगी और आपकी जीवन शक्ति को भी भारी नुकसान होगा। आपकी मिस्टिक वेन्स फट जाएंगी और आपका शरीर टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी मृत्यु हो जाएगी। अगर आप अपने वर्तमान शरीर के साथ पहला द्वार भी खोलने की कोशिश करते हैं तो भी आपके शरीर के अंदर विस्फोट हो जाएगा और आप तुरंत मर जाएंगे। जिस पर अथर्व ने तुरंत एक गहरी सांस लेते हुए कहा, अच्छा हुआ मैंने कोई लापरवाही नहीं की, यह वाकई बहुत डरावना है। अथर्व ने उससे आगे प्रश्न पूछते हुए कहा, इविल गॉड की निडर विशेषता का क्या अर्थ है और इसका उपयोग करने के लिए मुझे किस स्तर पर होना चाहिए? जैस्मीन ने उसकी बात पर आंखें घुमाई और उसने अथर्व को तिरस्कार भरी दृष्टि से देखते हुए कहा, क्या आपको नहीं लगता कि आप ये प्रश्न बहुत जल्दी पूछ रहे हैं? आपने अभी अभी अपनी नई मिस्टिक वंस प्राप्त की है और उनमें अभी थोड़ी सी भी गहन शक्ति नहीं है और पहले ही स्वर्ग तक पहुंचने का सपना देख रहे हैं। ठीक है, आप सही कर रही हैं। अथर्व के पास उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं था और उसने जैस्मीन से आगे सवाल पूछना बंद कर दिया और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, भले ही मेरी नींव थोड़ी कमजोर है लेकिन मैं इविल गॉड की इन नई मिस्टिक वंस को बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं अभी से गहन शक्ति का प्रशिक्षण ले लेना शुरू कर दूंगा। जैसे ही अथर्व ने ये दृढ़ संकल्प लिया वैसे ही उसके पेट से गुड़गुड़ाहट की आवाज आने लगी। उसने पूरी रात और दोपहर तक खाना नहीं खाया था, इसलिए उसका पेट भूख से बड़बड़ा रहा था। जैस्मीन ने उससे कहा, चकी आप पहले ही मिस्टिक वंस के बारे में सब कुछ जानते हैं, इसलिए प्रशिक्षण
प्रशिक्षण के लिए आपको इस राजकुमारी की जरूरत नहीं है, इसलिए इस राजकुमारी को अब आकाश विश्वमोती में वापस लौटना होगा और अगले 3 दिनों तक आपको इस राजकुमारी को परेशान करने की अनुमति नहीं है। इससे पहले बार बार अपनी गहन शक्ति का उपयोग करने के बाद जैस्मीन को घातक जहर के पलटवार का सामना पड़ा था। हालांकि आकाश विश्वमोती के द्वारा उसके जहर को दबाकर रखा गया था, लेकिन फिर भी ये जहर उसकी आत्मा के अंदर प्रवेश कर गया था। यदि वह आकाश विश्वमोती के अंदर नहीं होती तो ये जहर उसकी पूरी आत्मा में फैल जाता और उस समय आकाश विश्वमोती भी उससे बचाने में असमर्थ होता। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, मेरे पास अभी भी कुछ प्रश्न है जो मैं पूछना चाहता हूँ। आप स्वयं को ये राजकुमारी क्यों कहती है? क्या आप किसी साम्राज्य की शाही राजकुमारी है? अरे अरे, इससे पहले कि अथर्व अपना प्रश्न पूरा कर पाता, जैस्मीन का शरीर पहले ही लाल रंग की रोशनी में बदलकर आकाश विश्वमोती के अंदर प्रवेश कर गया। अथर्व इस समय भूखा था, फिर भी उसने फॉरेस्ट टाउन लौटने की कोशिश नहीं की क्योंकि काल्वी और मशान अभी भी फॉरेस्ट टाउन में थे और उन्हें अब तक तो जे और जूनी की मौत के बारे में पता लग गया होगा और वे उनकी मौत को निश्चित की अर्थव के साथ जोड़ देते। यदि वह बिना किसी गहन शक्ति के अपने वर्तमान शरीर के साथ उनसे मिला तो वह निश्चित ही मृत्यु को प्राप्त होगा। एक पल सावधानी पूर्व विचार करने के बाद उसने उस पर्वत श्रृंखला का निरीक्षण किया जो बाहर की ओर फैली हुई थी। फिर उसने हल्के से दांत पीसे और उसने खुद ही बड़ा बाते हुए कहा, इस जीवन काल में गहन शक्ति के प्रशिक्षण की शुरुआत इस कोल्ड ड्रैगन माउंटेन से शुरू होगी और उसने जंगल की गहराइयों में जाना शुरू कर दिया। तो क्या होगा कहानी में, कैसा होने वाला अथर्व की शक्ति हासिल करने का सफर और क्या विशेषता है इविल गॉड के साथ लोगों की जानने के लिए पढ़िए द वॉरियर ऑनल ऑन पॉकेट नोबल पर CA47 प्राथमिक गहन क्षेत्र का पहला स्तर। अथर्व अपनी जगह पर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही सांसों के बाद उसकी अभिव्यक्ति पूरी तरह से शांत हो गई। उसकी भूख के साथ साथ उसे जो नई मिस्टिक वेन्स मिलने की उत्तेजना थी वह भी पूरी तरह से शांत हो गई और उसका मन और चेतना पूरी तरह से उसके शरीर के भीतर मिस्टिक वेन्स के केंद्र पर केंद्रीय हो गई। अपने 2 जीवन कालों तक गहन साधना करने कारण उसे जीरो से हीरो बनने के रास्ते पर चलने के लिए किसी के मार्गदर्शन की जरूरत नहीं थी। मिस्टिक वेन्स में गहन शक्ति की पहली लहर किसी की जीवन शक्ति से आती थी। सटीक रूप से कहें तो किसी की जीवन शक्ति थोड़ा थोड़ा करके उसकी मिस्टिक वंस में एकत्रित हो जाती है और फिर यह एक विरल गहन ऊर्जा में बदल जाती है। जब यह मिस्टिक वंस इस विरल ऊर्जा से पूरी तरह से भर जाती है तो यह प्राथमिक गहन क्षेत्र की ओर पहला कदम होता है। औसत दर्जे की प्रतिभा वाले लोगों को इस प्रक्रिया में लगभग 6 महीने का समय लग जाता है, जबकि महान प्रतिभा वाले लोग इसे 4 महीने के भीतर पूरा कर लेते हैं। एक बार जब यह महत्वपूर्ण नींद पूरी हो जाती है तो कोई भी व्यक्ति आकाश और पृथ्वी से जीवन शक्ति को अवशोषित करके के आगे अपनी ट्रेनिंग जारी रख सकता है। लेकिन इस प्राथमिक प्रक्रिया को करना सबसे जरूरी था क्योंकि प्राथमिक गहन क्षेत्र हासिल करने के बाद ही कोई व्यक्ति स्वर्ग और पृथ्वी की जीवन शक्ति को अवशोषित करने में सक्षम हो सकता था। सन्नाटे के बीच अथर्व की मिस्टिक वेन्स में प्राथमिक गहन ऊर्जा की किरणें संघनित होने लगी। उसके सभी चमन द्वार खुले होने कारण उसकी जीवन शक्ति एक साथ चमन दिशाओं से प्रवाहित हो रही थी और इसकी गति इतनी तेज थी कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। वहीं जैस्मिन ने उससे कहा था कि उसे 3 दिनों तक परेशान नहीं किया जाना नहीं चाहिए था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि जब वह जागेगी तो 7 दिन बीत चुके होंगे। पिछले 7 दिनों से आकाश विश्वमोती के अंदर रहने के कारण ईश्वर नाशी जहर के पलटवार का प्रभाव पूरी तरह से समाप्त हो गया था। उसने आकाश विश्वमोती के अंदर से अथर्व को देखा और थोड़ी देर बाद अपनी गुलाबी होठों से आश्चर्य की एक हल्की ध्वनि निकाली। स्कोल ड्रैगन पर्वत श्रृंखला के पहाड़ की दीवार पर लगभग 200 से 300 मीटर ऊंचाई से एक विशाल झरना बह रहा था जो एक विशाल गड़गड़ाहट की ध्वनि के साथ नीचे नदी में गिर रहा था। झरने के ठीक नीचे एक विशाल चट्टान जो नदी के तल से लगभग 100 मीटर ऊंची थी, उस पर एक युवक अपने नंगे शरीर के साथ बैठकर झरने के पानी की मार को झेल रहा था और उसकी सारी गहन शक्ति उसके सिर और पीठ पर एकत्रित होकर उसकी रक्षा कर रही थी। पानी के इस विशाल झरने के नीचे उस युवक की आकृति बहुत ही छोटी लग रही थी। हालांकि इस झरने की ऊंचाई ज्यादा नहीं थी, लेकिन नीचे गिर रहे पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि यह किसी के भी शरीर के टुकड़े टुकड़े कर सकती थी। लेकिन वह युवक बिना किसी परवाह के उस चट्टान पर बैठा रहा जिससे वह झरना ना जाने कितने सालों से टकरा रहा था। जब जैस्मीन आकाश विश्वमोती से बाहर निकली तो उसके का सामने इस समय यही दृश्य था। उसने एक बार झरने की ऊंचाई पर नजर डाली तो उसकी चांद जैसी भौं थोड़ी ऊपर उठ गई। अथर्व को झरने के नीचे अभी 5 मिनट भी नहीं हुए थे और विशाल पानी की धारा उसके शरीर से टकराने के कारण उसकी गहन ऊर्जा तुरंत बिखर गई और उसे बेरहमी से नदी में नीचे फेंक दिया गया। अथर्व के पूरे शरीर में एक अत्यंत चुभने वाला दर्द फैल गया और उसका ऊपरी शरीर पूरी तरह से लाल हो गया। उसके मुंह के कोने से खून की एक धारा बहने लगी, लेकिन अथर्व की आंखों में पीछे हटने का कोई निशान नहीं था और न ही कोई डर था। जोर जोर से हंकते हुए वह बहते पानी से तैरकर बाहर आया और नदी के किनारे पर
बैठ गया। झरने के पानी की मार से उसे काफी नुकसान हुआ था और नदी के बहाव की उल्टी दिशा में तैरकर बाहर आने कारण उसने अपनी बची खुची ऊर्जा भी खत्म कर दी थी। लेकिन फिर भी वह किनारे पर आने के बाद गिरा या हफा नहीं, बल्कि वह एक बार फिर उस चट्टान की चलने लगा और अपनी बची खुची गहन ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया और उसे अपने सिर की रक्षा के लिए एकत्रित किया। प्राथमिक गहन क्षेत्र के पहले स्तर पर वह वास्तव में इतना तेज है। अथर्व के शरीर से निकल रही उस छोटी सी ऊर्जा को देखकर जैस्मीन ने आश्चर्यचकित होकर बुदबुदाया। अथर्व ने केवल 7 दिनों की छोटी सी अवधि में प्राथमिक गहन क्षेत्र के प्रथम स्तर में कदम रख लिया था। जिन लोगों को जैस्मीन जानती थी उनके बीच गति काफी चौंकाने वाली थी। यह स्पष्ट रूप से एक नश्वर शरीर था और जब तक उसकी मिस्टिक वेन्स एविल गॉड आर्ट्स को सक्रिय नहीं करती तब तक वह सामान्य मिस्टिक वन से अलग नहीं है। उसने इतने कम दिनों में प्राथमिक गहन क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए किस विधि का उपयोग किया था? मनुष्य के शरीर के साथ भले ही उसके सभी चंद रास्ते खोल दिए जाए तो भी इसमें आमतौर पर 1 महीने का समय तो लगेगा ही। जैस्मीन वाकई यह समझ नहीं पा रही थी आखिर अथर्व किस प्रकार का इंसान था। हालांकि वास्तव में प्राथमिक गहन क्षेत्र के पहले स्तर पर भी झरने की विशाल धारा को चुनौती देना मौत को बुलाने से कम नहीं था और पहली बार बुरी तरह से चोटिल हो जाने के बाद और लगभग अपनी सारी शक्ति खत्म होने की स्थिति में एक बार झरने की ओर कदम बढ़ाने से पहले अथर्व ने थोड़ा भी आराम नहीं किया था। अथर्व की इस हरकत को देखकर जैस्मीन दौड़कर उसके पास आए और जोर से चिल्लाते हुए बोली, क्या तुम मृत्यु की कामना कर रहे हो? अथर्व ने जैस्मीन की आवाज सुनी और उसके कदम कुछ देर के लिए रुक गए। हालांकि वह कुछ ही पल के लिए रुक और अगले ही पल वह एक बार फिर उस चट्टान पर चढ़ गया। बूम! उसकी बची हुई गहन शक्ति का अंतिम हिस्सा एक पल में बिखर गया और अथर्व की पीठ पर 1 दर्जन से भी अधिक छोटे छोटे घाव दिखने लगे। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और उसने एक ताजे खून की उल्टी कर दी और वह एक बार फिर से नदी में जाकर गिर गया। सचमुच कितना लापरवाह है, जैस्मीन ने अपनी भौं से कोड़ते हुए कहा। एक झटके में वह उस दिशा में दौड़ी जिस दिशा में अथर्व बह गया था। जल्द ही अथर्व की छाया पानी की सतह पर तैरने लगी, लेकिन जब जैस्मीन उसके पास आए और उसे ऊपर खींचने ही वाली थी कि उसने अथर्व की एक कर्कश और कमजोर लेकिन फिर भी दृढ़ आवाज सुनी, मत करो, मेरी मदद मत करो। अथर्व का चेहरा जो पानी की सतह पर तैर रहा था वह कागज की तरह सफेद हो गया था। उसके शरीर पर चोट के भयानक निशान दिखाई दे रहे थे। जैसे ही उसने आंखें खोली तो उसकी नजरें ढीली पड़ गई, लेकिन साथ ही साथ वह बेहद शांत भी थी। उसने वास्तव में अभी भी होश नहीं खोया था। जैस्मीन ने अपने हाथ पीछे खींच लिए और उसका दिल एक बार फिर चकित रह गया। जैसे ही उसने अथर्व की ओर देखा जैस्मीन का अचानक आश्चर्य हुआ और मन ही मन बुदबुदा, क्या ये संभव है कि वह होश में रहने के लिए केवल अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग कर रहा है? क्या आपको पूरा विश्वास है कि आप तैर कर किनारे पर आ सकते हैं? जैस्मीन ने अथर्व से पूछा और चुपचाप उसके ठीक ऊपर हवा में तैरती रही, लेकिन उसने अथर्व की इच्छा अनुसार उसे मदद का हाथ नहीं बढ़ाया। अपनी बात पूरी करने के बाद उसे अचानक से कुछ याद आया और उसका चेहरा तमतमा गया और वह डरी हुई बिल्ली की तरह जल्दी से पीछे हट गई। वह लगातार एक सीधी रेखा में पीछे हटती रही और उसके छोटे हाथों ने तुरंत उसकी स्कर्ट को तब तक पकड़ के रखा जब तक कि वह अथर्व से काफी दूर नहीं हो गई। अथर्व का ध्यान स्पष्ट रूप से इस समय बिल्कुल भी उस ओर नहीं था। अभी उसके लिए यह नदी की तीव्र धारा एक बुरे सपने की तरह थी। उसने अपनी लगभग थक चुकी मिस्टिक वेन्स को निचड़ और अपना सुनना पड़ चुका हाथ उठाया। जैसे ही उसने दृढ़ता के साथ नदी के बहाव का विरोध किया वैसे वो थोड़ा थोड़ा करके तैरते हुए किनारे की ओर आने लगा। कुछ ही सांसों के बाद उसकी बाहों और कंधों की मांसपेशियां अटने लगी। उसके शरीर की पूरी ताकत खत्म हो चुकी थी। उसकी पीठ पर बड़े बड़े निशान देखे जा सकते थे जिनमें से लगातार खून बहे जा रहा था। जैसे जैसे जैस्मीन ये दृश्य देख रही थी उसका दिल और भी आशंकित होता जा रहा था और उसका पूरा शरीर ढीला पड़ गया था। जैस्मीन की खाली पड़ चुकी निगाहों के बीच अथर्व एक बार फिर किनारे पर चढ़ गया। उस पल जैस्मीन का दिल कांप था जैसे कि उसने अभी अभी एक अतुलनीय विशाल विश्व युद्ध देख लिया हो। जैस्मीन को लगा था कि इतनी कमजोरी के बाद अथर्व बेहोश हो जाएगा, लेकिन उसकी उम्मीद के विरुद्ध अथर्व एक फिर खड़ा हो गया और जैस्मीन की दिशा में जाने लगा। उसके कदम बेहद धीमे थे और हर कदम के साथ उसका शरीर कांप रहा था और अंत में वह लगभग 1 दर्जन से अधिक कदम चलने के बाद रुक गया। जैस्मीन ने जब उस दिशा में देखा तो उसे वहां पर एक छोटा पूल दिखा जो स्पष्ट रूप से मानव निर्मित था और लगभग 2 मीटर लंबा था और वो पूल पूरी तरह से एक काले तरल पदार्थ से भरा हुआ था। अथर्व ने उस पूल के अंदर प्रवेश किया और उसके सिर के अलावा पूरा शरीर उसे काले तरल पदार्थ में डूब गया। तभी अथर्व ने अपनी आंखें बंद कर ली और पूरी तरह से अपने होश दिए। जैस्मीन हवा से नीचे उतरी और जटिल भावों के साथ बेहोश पड़ चुके अथर्व को देखा। पूल स्पष्ट रूप से अथर्व के द्वारा खोदा गया था क्योंकि इसके आसपास बहुत सी वस्तुओं का भंडार था जिनमें अधिकांश प्रकार की जड़ी बूटियां थी। शायद 50 से भी अधिक किस्मों की जड़ी बूटियां वहां पर रखी हुई थी। उनमें से जो सबसे अधिक मात्रा वाली जो वस्तु थी वह काली शाखाओं और पत्तियों का रथ थी जो सूखी जलाव लकड़ी की तरह दिखती थी और इसकी गंध पूल से निकलने वाली गंध के समान ही थी। जैस्मीन ने लापरवाही से एक लकड़ी उठाए और उसे अपनी नाक के पास लाकर हल्के से सूंघा। तुरंत उसके चेहरे का रंग
बदल गया दानव खोपड़ी बिल। उसने वास्तव में खुद को इस चीज में भिगो लिया है, तो उसने इस तरह का तरीका अपनाया है और 7 दिन की छोटी सी अवधि में नहीं, शायद 7 दिनों से भी कम समय में जबरदस्ती प्राथमिक गहन क्षेत्र के पहले स्तर में कदम रखा है। जैस्मीन चुपचाप अथर्व के चेहरे को देखती रही। उसका कोमल और अपरिपक्व चेहरा इस बात का सबूत था कि वह अभी केवल 16 साल का है, फिर भी इस स्तर को हासिल करने के लिए उसने लगभग नरक का अनुभव किया था। 2 घंटे बाद अथर्व उठा तो उसने देखा कि जैस्मीन उसके बगल में तैर रही है। एक बार जैस्मीन ने जब अथर्व को अपनी आंखें खोलते हुए देखा तो वह एक बार नीचे की ओर दब गई। आप पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसा कर रहे? जैस्मीन ने अपना मुंह खोला और अथर्व से पूछा, जिसका जवाब हाँ में देते हुए अथर्व ने अपने शक्तिहीन शरीर को सीधा किया। उसकी पीठ के घाव अब लगभग ठीक हो गए थे। पूल में न केवल दानव खोपड़ी बेल थी, बल्कि वे सभी जड़ी बूटियां थी जिन्हें अथर्व में व्यक्तिगत रूप से चुना था और जिनका उपयोग सर्वोत्तम रिकवरी तरल पदार्थ बनाने के लिए किया जाता था। क्या आपको अचानक मौत से डर नहीं लगता? जैस्मीन ने अपने ठंडे पर चुके चेहरे के साथ पूछा। मैं खुद को मरने नहीं दूंगा, कभी नहीं, अथर्व ने पूरे आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ कहा और हल्के से मुस्कुराया। जैस्मीन तिरस्कार पूर्वक मुस्कुराए और कहा, आप अपने आप को कुछ ज्यादा ही महत्व नहीं देते हैं। क्या आपको पता है कि उस झरने से नीचे गिरने वाले पानी में पानी के अलावा कुछ नहीं है? यदि पानी के साथ कोई चट्टान भी नीचे आकर आपके शरीर से टकरा जाती तो आपका शरीर कई टुकड़ों में बच सकता था। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर आप किस कारण से इतने हताश हैं? क्योंकि मुझे पर्याप्त मजबूत शक्ति की आवश्यकता है। अथर्व ने एक बार पूल को देखा और धीरे से कहा, अगर मेरे पास शक्ति होती तो मेरे आचार्य को मरने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता, मेरी मंगेतर को भी जान से नहीं मारा गया होता, मेरे परिवार को अपमान नहीं सहना पड़ता। पहले मेरी मिस्टिक वेन्स अपंग थी, इसलिए मेरे पास ताकत हासिल करने की योग्यता नहीं थी, लेकिन अब आपने मुझे नई मिस्टिक वेन्स का सेट दिया है, इसलिए मेरे पास आलसी और लापरवाह बने रहने का कोई कारण नहीं है। और आप मेरी छोटी मास्टर जैस्मीन, आपने भी तो जब अपनी पहली शर्त रखी तो आप भी यही चाहती थी कि 30 साल के भीतर मैं उस क्षेत्र को हासिल करूं जिसे पूरे ब्लू विन साम्राज्य में कोई भी हासिल नहीं कर पाया है। इसलिए आप ही बताइए, क्या वाकई मेरे पास हताश होने का कोई कारण नहीं? तो क्या होगा? कहानी में आगे कैसे करेगा? अथर्व 30 साल के भीतर संप्रभु क्षेत्र को, क्या 3 साल के भीतर वह चूरू कबीले को घुटने टेकने पर मजबूर कर पाएगा? जानने के लिए पढ़िए द वॉरियर ओनली ऑन पकेट नोबल पर। C48 इविलगढ़ के 5 गुप्त स्थान। अथर्व की ट्रेनिंग करने की विधि बहुत सरल थी, लेकिन साथ ही यह बहुत ही ज्यादा डरावनी भी थी। झरने के प्रभाव की अपार शक्ति का उपयोग करते हुए अथर्व ने अपनी सारी गहन शक्ति को पूरी तरह से खर्च कर दिया, जिससे उसकी जीवन शक्ति को भी काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। फिर उसने इस शक्तिहीन अवस्था में अपने शरीर और गहन शक्ति का शोषण किया और अपने शरीर की गहन शक्ति के एक एक कतरे को खत्म कर दिया, क्योंकि जब किसी की गहन शक्ति पूरी तरह से खर्च हो जाती थी तब उसके पास एक कदम आगे बढ़ने का भी मौका होता था, लेकिन इस प्रक्रिया में थोड़ी सी भी असावधानी का परिणाम तत्काल मृत्यु हो सकता था। बाद में उसने खुद को दानव खोपड़ी बेल से बने तरल में डुबो दिया। दानव खोपड़ी बेल में तीव्र जहर होता था और यह शरीर को तीव्रता से उत्तेजित भी करता था। अथर्व के होश खोने के बाद भी उसके शरीर की कोशिकाएं उत्तेजना के कारण संकुचन और स्फूर्ति जारी रखती थी, जिससे उपचार की प्रक्रिया तेज हो गई और उसे जबरदस्ती एक कदम आगे की ओर धकेल दिया। जहां तक दानव खोपड़ी बेल के जहर की बात थी, तो अथर्व, जिसके पास आकाश विष मोती था, उसे इससे थोड़ा सा भी डरने की जरूरत नहीं थी। आखिरी कुछ दिन उसने इसी तरह से गुजारे थे। उसने इस चरम पद्धति का उपयोग करके अपने जीवन को दांव पर लगाकर प्रशिक्षण लिया था। तभी जैस्मीन ने उससे अपनी मनमेहक आवाज में इतराते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम इतने ही हताश हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन आप कब तक यहाँ रहकर प्रशिक्षण लेने की योजना बना रहे हैं? बेशक ये तब तक होगा जब तक मैं इस रने पर विजय प्राप्त नहीं कर लेता और इसकी मार को कम से कम पूरे 1 दिन तक झेलने में कामयाब नहीं होता। अथर्व ने दृढ़ता के साथ कहा, ठीक है, फिर यह राजकुमारी देखेगी कि आपको इस झरने को जीतने में कितना समय लगता है। लेकिन उससे पहले जैस्मीन ने इस समय अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया था और उसके गालों पर शर्मिंदगी दिखने लगी। उसने थोड़ी शर्म के साथ कहा, लेकिन उससे पहले तुम मेरे लिए तुरंत कपड़ों का एक नया सेट खरीदो, जिसमें अंडरगारमेंट के साथ साथ जूते और बाल बांधने के रिबन भी शामिल हो। क्या ये सचमुच आवश्यक है? मुझे लगता है कि आपकी वर्तमान पोशाक बहुत अच्छी लग रही है। अथर्व ने ऊपर से नीचे तक जैस्मीन को देखा और गंभीर चेहरे के साथ कहा, अगर तुम जाकर मेरे लिए कपड़े नहीं खरीदते हो तो मैं नाराज हो जाऊंगी। उसके शब्दों के साथ ही जैस्मीन के शरीर से जानलेवा इरादे से भरी एक बर्फीली ठंडी आभा फैलने लगी, जिसे देखकर अथर्व ने तुरंत कहा, अच्छा ठीक है, मैं अपनी गहन शक्ति को दोबारा प्राप्त करने के बाद जाऊंगा। अथर्व ने औषधीय ताला में खुद को अच्छी तरह से एडजस्ट किया और अपने दिल और सांसों को शांत करते हुए उसने महसूस किया कि फिर उसकी पूरी तरह से खाली हो चुकी मिस्टिक वेन्स धीरे धीरे गहन शक्ति से भरने लगी है। थोड़ी देर बाद उसने अचानक पूछा, जैस्मीन, पिछली बार
आकाश विश्वमोती में प्रवेश करने के पहले आपने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया था। आप वास्तव में कहां से आए हैं और क्या आप किसी साम्राज्य की शाही राजकुमारी हैं? जैस्मीन खड़ी हुई और सपाट चेहरे के साथ कहा, बेशक मैं एक राजकुमारी हूं, लेकिन किसी तरह की शाही राजकुमारी नहीं। और जहां तक बात है कि मैं कहां से आए हूं, तो यह एक ऐसी जगह है जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा और वह इस जगह से बहुत ज्यादा दूर है। जैस्मीन के व्यवहार से साफ पता चल रहा था कि वह उसके सवाल का पूरा जवाब नहीं देना चाहती थी। अथर्व ने थोड़ा सोचा और कहा, अगर यह जगह इतनी ही दूर है तो आप त्यानो के कारण आपको वहां से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस बात से जैस्मीन की सुंदर भौं तुरंत सिकुड़ गई और उसने स्वर में कहा, जिन लोगों ने मेरा पीछा किया था वह पहले ही मर चुके हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि उनके पास इस तरह का वर्जित जहर था और मुझे वास्तव में अनजाने में जहर दे दिया गया था। जहां तक इस स्थान पर आने का जो कारण था वह इविल गॉड के अमर रक्त की स्मृति में उल्लेखित इविल गॉड के 5 गुप्त स्थानों को खोजना था। इविल गॉड के गुप्त स्थानों में से एक स्थान ब्लूविंड एम्पायर का पूर्वी क्षेत्र के आसपास था। जैसे ही मैं उसे खोज रही थी तो ईश्वर नाशी जहर सक्रिय हो गया। उसके बाद जो हुआ उससे आप अच्छी तरह से परिचित हैं। इविल गॉड के 5 गुप्त स्थान। अथर्व का चेहरा हैरानी से भर गया था। जैस्मीन ने उसे आगे बताया, इविल गॉड की यादों में उल्लेख किया गया था कि यह आकाश महाद्वीप उस समय इविल गॉड के द्वारा ही बनाया गया था। इस आकाश महाद्वीप पर उनके पास शरण के 5 स्थान थे। अपने पतन से पहले उन्होंने इन 5 स्थानों पर 5 बीज छोड़े थे। उसके बाद जैस्मीन ने अथर्व पर एक नजर डालते हुए आगे कहा, उन 5 बीजों को केवल वही लोग ढूंढ सकते हैं जिन्हें इविल गॉड की शक्ति विरासत में मिली होगी, मतलब केवल हम ही उन्हें ढूंढ सकते हैं। अथर्व के अंदर उत्साह की लहर दौड़ गई और उसने झट से कहा, वे 5 बीज वास्तव में क्या है? क्या वे शक्तिशाली है और मैं उन्हें कैसे ढूंढ सकता हूं? जिस पर जैस्मीन ने उसके प्रश्नों पर लगाम लगाते हुए कहा, यह बात मुझे कैसे पता हो सकती है, लेकिन वह इविल गॉड के द्वारा छोड़ी गई कोई चीज है तो वह शक्तिहीन कैसे हो सकती है? लेकिन आपके लिए बेहतर होगा कि अभी आप फालतू विचारों को लाना बंद कर दे, क्योंकि इविल गॉड के 5 गुप्त स्थानों की रक्षा करने वाली ताकत का स्तर निश्चित ही काफी ऊंचा होगा। आप उसका सामना करना तो दूर उसके पास भी नहीं जा पाएंगे। किसी दिन जब आप पूरे ब्लूविंड साम्राज्य को अहंकार पूर्वक नीची दृष्टि से देखने में सक्षम हो जाएंगे, तब इसके बारे में सोचना। जैस्मीन ने ये शब्द किसी बुजुर्ग की तरह कहे थे जिसे अपनी बुद्धि और अनुभव पर गर्व हो। अथर्व अब केवल अपना मुंह बंद कर सकता था और चुपचाप अपनी गहन शक्ति को पुनः प्राप्त कर सकता था। 7 दिन बीत चुके थे और फॉरेस्ट टाउन में अब तक काल्वीरम्पलायम के लिए कपड़ों का नया सेट खरीदने के लिए फॉरेस्ट टाउन चला गया। फॉरेस्ट टाउन अंदर अथर्व कपड़ों की एक दुकान पर पहुंचा और कुछ कपड़ों को देखते हुए जैस्मीन से पूछा, जैस्मीन ये कपड़े कैसे हैं? मुझे ये कपड़े नहीं चाहिए, मैं कभी बैंगनी रंग कुछ नहीं पहनती। आकाश विश्वमोती के अंदर से जैस्मीन का जवाब आया जो केवल अथर्व ही सुन सकता था। फिर यह कैसे रहेंगे? अथर्व ने एक और जोड़ी कपड़े देखते हुए पूछा, इस जगह के कपड़े इतने बेकार कैसे हो सकते हैं? ये राजकुमारी इतनी बेकार चीजें कैसे पहन सकती है? एक बार फिर जैस्मीन ने उसे नकार दिया, जिस पर अथर्व ने कहा, यह एक सुदूर शहर है और इस जगह पर यह दुकान कपड़ों की सबसे अच्छी मानी जा सकती है। अगर आपको यहाँ कुछ पसंद नहीं आता है तो फिर इस पूरी सिटी में आपको कुछ भी पसंद नहीं आने वाला है। जिस पर तुरंत जैस्मीन ने कहा, मैं इस तरह का कुछ भद्दा पहनने के बजाय कुछ भी ना पहनना पसंद करूंगी, मुझे इनमें से कोई भी कपड़े नहीं चाहिए। उसकी इस बात पर अथर्व ने अपना सिर हिलाया और कहा, तो तब तक प्रतीक्षा करें जब तक मैं झरने पर विजय प्राप्त नहीं कर लेता। उसके बाद हम न्यू मून सिटी जाएंगे, वहां अवश्य ही आपके लिए अच्छे वस्त्र मिल जाएंगे। उसने आगे अपनी बात जारी रखते हुए कहा, वैसे अगर आपको यहाँ के कपड़े नहीं खरीदने हैं तो चलो फिर कुछ अंडरगारमेंट्स खरीद लेते हैं। जिस पर जैस्मीन ने उसे जानलेवा इरादों के साथ कहा, क्या तुम अपनी मौत चाह रहे हो? जिस पर अथर्व कुछ नहीं कह सका और चुपचाप खाली हाथ ही वापस कोल्ड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला के झरने के पास लौट आया। इसी तरह पहाड़ों के अंदर 4 महीने का समय बीत गया। मौसम पहले ही सर्दियों के समय में प्रवेश कर चुका था और झरने का पानी धीरे धीरे और अधिक ठंडा होने लगा था। हालांकि इस दौरान एक युवक झरने के नीचे चट्टान पर बैठा था। उसका ऊपरी शरीर खुला हुआ था और उसकी आंखें कसकर बंद थी और उसके शरीर पर बर्फ जैसा ठंडा पानी तेज प्रवाह के साथ गिर रहा था। फिर भी उसका चेहरा थोड़ा सा भी नहीं डगमगा, जैसे कि वह एक अडिग चट्टान की तरह वहीं जम गया हो। उसके शरीर को पानी के प्रभाव से बचाने के लिए उसकी गहन शक्ति तब तक बाहर निकलती रही जब तक कि वह पूरी तरह से खत्म नहीं हो गई। बूम! युवक का शरीर थोड़ा लड़खड़ा आया और जब खुद को संभालने में असमर्थ हो गया तो वह तेजी से नदी में गिर गया। वह कठिनाई से नदी के किनारे पर आया और जोर से सांस ली। उसके बाद वह उस पूल के पास गया और खुद को पूल के तरल पदार्थ में डुबो दिया। उसके बाद अथर्व ने पूल के किनारे पर रखी कुछ काले रंग की गोलियां उठाए और उन्हें अपने मुंह के अदन भर लिया। ये गोलियां गहन शक्ति रिकवरी पिल थी जो किसी की गहन शक्ति की पुनः प्राप्ति की गति को बढ़ा देती थी। रिकवरी पिल को खाने के बाद अथर्व ने राहत की लंबी सांस ली और अपनी
आंखें बंद कर ली और ध्यान की स्थिति में आ गया। उसके सभी च्यवन रास्ते खुले होने के कारण उसकी गहन शक्ति जल्द ही पूरी तरह से भर गई। इन कुछ महीनों में वह हमेशा इस झरने के नीचे रहा और उसने बार बार अपनी शक्ति की सीमा को पार किया। साथ ही दानव खोपड़ी वाले तरल के कारण उसे किसी प्रकार का घाव या क्षति नहीं हुई। जैस्मीन उसे दूर से देख रही थी। उसे अथर्व की इस आत्मघाती ट्रेनिंग को देखने की पहले ही आदत हो चुकी थी। उसे लगा था कि अथर्व कुछ ही दिनों तक इस तरह के प्रशिक्षण को सहन कर पाएगा, लेकिन जिस बात ने उसे पूरी तरह से हैरान किया था वह ये था कि वह पूरे 4 महीने तक बिना एक दिन भी आराम किए हर दिन इसी तरह से खुद को ट्रेन करता रहा। जब भी अथर्व को लगता उसके शरीर को बहुत ज्यादा क्षति हो गई है तो वह तुरंत खुद को दानव खोपड़ी बेल से बने औषधीय पूल में खुद को डुबो लेता था और उसके घाव तुरंत ठीक होने लगते और उसका शरीर भी और ज्यादा मजबूत होने लगता था। जैसे जैसे समय बीतता गया पूल के अंदर भी दानव खोपड़ी बेल की मात्रा भी बढ़ती गई और तालाब के अंदर का तरल और भी ज्यादा गाढ़ा होता गया और अब तक इसमें दानव खोपड़ी बेल की मात्रा इतनी ज्यादा हो गई कि यदि कोई प्राथमिक गहन क्षेत्र के 10वें स्तर वाला व्यक्ति भी इसके अंदर जाता तो वह केवल 5 से 6 सेकंड ही जीवित रह पाता। 1.5 घंटे बाद अथर्व ने अपनी आंखें ली और वह उस पूल से बाहर आया और पिछले भोजन से बचा भुना हुआ खरगोश उठाया और उसे खाने लगा। जैस्मीन उसके पास आए और भावनात्मक रूप से कहा, अगर यह इसी तरह चलता रहा तो अगले 1.5 महीने में तुम प्राथमिक गहन क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंच जाओगे। ये गति वाकई बहुत डरावनी मानी जा सकती है। शून्य से शुरू करके वह 7 दिनों के अंदर प्राथमिक गहन क्षेत्र के पहले स्तर पर पहुंच गया था, 1 महीने बाद दूसरे स्तर पर और 2.5 महीने बाद तीसरे क्षेत्र और आज से 10 दिन पहले वह प्राथमिक गहन क्षेत्र के 4थे स्तर पर पहुंच गया था। ये गति सिर्फ डरावनी नहीं थी बल्कि पूरे ब्लू विन साम्राज्य के इतिहास में ये गति कुछ ऐसी थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। अथर्व के 54 शक्तियों के रास्ते पहले ही खुल गए थे। गहन शक्ति के प्रशिक्षण के दौरान वह मानव शरीर की संरचना और मिस्टिक वेन्स की संरचना और साधन की प्रक्रिया से पहले ही अच्छी तरह से परिचित था। उसके बाद उसने दिन रात भयानक दर्द का सामना करते हुए उसने खुद को ट्रेन किया, इसलिए इस तरह की गति किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं मानी जा सकती थी। अब तक इन 4 महीनों में न केवल उसकी गहन शक्ति अतुलनीय रूप से बढ़ी थी बल्कि लगातार पानी की मार झेलने के कारण उसका शरीर भी लचीला और मजबूत हो गया था। उसने झरने के पानी की मार झेली और अनगिनत समय के लिए खुद को औषधीय पूल में डुबो के रखा, जिस कारण उसकी शारीरिक मजबूती भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इसलिए भले ही उसकी शक्ति प्राथमिक गहन के 4थे स्तर पर थी, लेकिन उसकी शारीरिक शक्ति के कारण कोई प्राथमिक गहन क्षेत्र के 6ठे स्तर वाला योद्धा भी उसे पराजित नहीं कर सकता था। अथ ने खाना खाते हुए स्पष्ट रूप से कहा, तो फिर आप मुझे गहन कौशल कब सिखाएंगे? आपने पहले ही खुद को मेरी मास्टर घोषित कर दिया है, लेकिन आपने मुझे अब तक कुछ नहीं सिखाया है। आप स्पष्ट रूप से गहन प्रशिक्षण की बुनियादी बातों के बारे में जानते थे, इसलिए आपको कुछ भी सीखने के लिए मेरी आवश्यकता नहीं थी। जैस्मीन ने अपना चेहरा खड़ा कर लिया और एक गुरु की प्रभावशाली गरिमा के साथ कहा, वर्तमान में आपको प्राथमिक गहन क्षेत्र को और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। जब आप प्राथमिक गहन क्षेत्र को पार कर ले और नवजात गहन क्षेत्र में कदम रखेंगे तो मैं स्वभाव रूप से आपको गहन कौशल सिखाऊंगा। था कि उसकी आंखों के भाव अचानक बदल गए और उसने धीमी आवाज में कहा, यहाँ कोई आ रहा है? जिस पर अथर्व ने अपने बदलते हुए भावों के साथ कहा, इस जगह पर भला कौन आ सकता है? वे कुल मिलाकर 5 लोग हैं और उनकी गहन शक्ति आकाश गहन क्षेत्र में है, जबकि उनमें से एक तो सम्राट गहन क्षेत्र से केवल आधा कदम दूर है। जैस्मीन ने अपनी मुंहेसी खोलते हुए कहा, उसकी आवाज भी थोड़ी कठोर हो गई थी। क्या? अथर्व ने चिल्लाते हुए लगभग अपनी जीभ काट ली। आकाश गहन क्षेत्र इस छोटे से फॉरेस्ट टाउन के स्कोल ड्रैगन माउंटेन में भला आकाश गहन क्षेत्र के योद्धा क्यों दिखाई देंगे? आकाश गहन क्षेत्र ब्लू विंड साम्राज्य का शिखर माना जाता था। ये कुछ ऐसा था जहां पर केवल परिरिद्धिमा जैसे चरित्रवान व्यक्ति ही पहुंच सकते थे और उनमें से एक आकाश गहन क्षेत्र के 10वें स्तर से भी थोड़ा आगे था, जो कि सम्राट गहन क्षेत्र से सिर्फ आधा कदम दूर था। ये ताकत परम अस्तित्व थी जो कि ब्लू विंड एम्पायर के शीर्ष 10 के खिताब को छूने के लिए पर्याप्त थी। इस प्रकार के शक्तिशाली लोग केवल उन 4 विशाल संप्रदायों से ही हो सकते थे और उन संप्रदायों में भी उनकी स्थिति काफी ऊंची होगी। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि वह इतने सुदूर इलाके में क्यों प्रकट हुए थे? वह 105 तो क्या होगा? कहानी में आगे कौन है ये शक्तिशाली लोग और क्यों आए हैं इस छोटी सी जगह पर? क्या अथर्व को उनसे कोई खतरा तो नहीं है? जानने के लिए पढ़िए द वॉरियर ओनली ऑन पॉकेट नोवेल पर C49 फ्लेम ड्रैगन की गुफा। 5 आकाश गहन क्षेत्र के योद्धा ब्लू विंड एम्पायर की किसी भी जगह पर एक हंगामा खड़ा करने के लिए पर्याप्त माने जा सकते थे, फिर इस छोटे से स्थान पर उनका प्रकट होना एक अकल्पनीय बात कही जा सकती थी। अथर्व ने अपना सिर उठाया और देखा कि उत्तरी आसमान में 5 काले बिंदु उसी दिशा में उड़ते हुए आ रहे हैं। आकाश गहन क्षेत्र में पहुंचने के बाद कोई व्यक्ति फ्लोटिंग तक का उपयोग करके आकाश में उड़ सकता था। निसंदेह ये 5 लोग वैसे ही थे जैसे जैस्मीन ने कहा था। वह वास्तव में आकाश गहन क्षेत्र के ताकतवर योद्धा थे। काफी समय बाद जब वे आखिरकार अथर्व के ऊपर से गुजरे तो अथर्व को इस बात
का एहसास हुआ कि उनकी गति ज्यादा तेज नहीं थी। जब उन लोगों को एहसास हुआ कि नीचे से कोई उन्हें देख रहा है तो उनमें से 2 लोगों ने अपनी नजर थोड़ी सी अथर्व की ओर घुमाई, लेकिन उन्होंने उस पर केवल एक नजर ही डाली और अपनी निगाहें वापस ले ली। बाकी 3 लोगों ने उसकी ओर देखने की भी जहमत नहीं उठाई। एक ऐसा व्यक्ति जो केवल प्राथमिक गहन क्षेत्र के चौथे स्तर पर था, उन लोगों के लिए किसी चिंता का विषय नहीं था। उनके कुछ दूर जाने के बाद अथर्व ने थोड़ा सोचा और तुरंत कुछ निर्णय लिया। उसने तुरंत सभी औषधीय सामग्रियों को आकाश विषमोती के अंदर रखा और अपने कपड़े बदले और तुरंत उस दिशा में दौड़ना शुरू कर दिया जिस दिशा में वे लोग उड़ते हुए गए थे। आप ये क्या कर रहे हैं? जैस्मीन ने अपनी भौं चढ़ाते हुए पूछा। बेशक मैं उन 5 लोगों का पीछा करने की कोशिश कर रहा हूँ, अथर्व ने अपने कदम रोके बिना ही जवाब दिया, जिस पर जैस्मीन ने संवेदनहीन स्वर में कहा, कहीं आप उन लोगों से मिलकर यह विनती करना तो नहीं चाहते कि वे तुम्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें? ये कैसे संभव है? मेरे पास पहले से ही जैस्मीन मेरी मास्टर के रूप में है, तो मैं दूसरों को अपना मास्टर बनाना पसंद कैसे कर सकता हूँ? अथर्व ने चापलूसी भरे स्वर में कहा। फिर उसने अपने चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट बिखेरते हुए कहा, आकाश गहन क्षेत्र के एक साथ 5 लोगों का यहाँ दिखाई देने का सबसे संभावित कारण ये हो सकता है कि वे यहाँ किसी गहन जानवर की खोज में आए होंगे और यह जानवर अवश्य ही कोई उच्च स्तरीय जानवर होगा, वरना एक साथ इतने शक्तिशाली लोग यहाँ पर दिखाई नहीं देते। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि वे यहाँ किसी जानवर की तलाश में ही आए हैं? हो सकता है कि वे यहाँ से ऐसे ही गुजरे हो। जैस्मीन ने अपने कान चढ़ाकर उसे देखते हुए कहा, जिस पर अथर्व ने कहा, यह बहुत सरल है। उनकी उड़ने की गति बहुत धीमी है, इतनी धीमी कि मैं भी उनका पीछा कर सकता हूँ। अगर वह ऐसे ही यात्रा करते हुए यहाँ से गुजर रहे होते तो उनकी गति इतनी धीमी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है कि उनका सामना एक अत्यंत शक्तिशाली गहन जानवर से होने वाला है और उनका लक्ष्य बहुत करीब है, इसलिए वह सावधानी पूर्वक धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं और इस समय का उपयोग वह रणनीति बनाने में कर रहे हैं। अगर ऐसा है भी तो अगर आप पकड़े गए तो आपके साथ क्या होगा? एक ऐसा गहन जानवर जिसके खिलाफ लड़ने के लिए 5 आकाश गहन क्षेत्र के योद्धाओं को इकट्ठा होना पड़ा, वह निश्चित एक उच्च स्तरीय आकाश गहन क्षेत्र का जानवर होगा और उनके बीच जो लड़ाई होगी उसके बीच तुम अपना कदम भी नहीं रख सकते। तो क्या आप वास्तव में वहां पर उनका चारा बनने के लिए जा रहे हैं? जैस्मीन ने काफी उपेक्षा के साथ कहा, जिस पर अथर्व ने उससे कहा, मेरी धारणाएं गलत नहीं है। अगर वे उस जानवर को मारने में सफल हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि मैं भी वहां से कुछ न कुछ कीमती चीज प्राप्त कर सकता हूं। उदाहरण के लिए वे उस जानवर को मारने के बाद केवल उसका गहन कोर, आंखें, पंजे और उसके दांत ले जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत सी कीमती चीजें हैं जो वहां बच जाएगी जिन्हें मैं प्राप्त कर सकता हूं। तुम बहुत बेकार हो, जैस्मीन ने उदासीनता से भरी ठंडी आवाज में कहा। मध्य हवा में 5 लोगों की गति और धीमी हो गई। जैसा कि अथर्व ने कहा था, वे लोग अपने लक्ष्य के और करीब आ गए थे। अथर्व दूर से उनका पीछा कर रहा था, लेकिन उसे पकड़े जाने का बिल्कुल भी डर नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि अगर वे लोग उसे देख भी लेते हैं तो वे उसके जैसे प्राथमिक गहन क्षेत्र के चौथे स्तर वाले किसी व्यक्ति पर अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। हिंसक नवजात गहन जानवर क्षेत्र प्राथमिक गहन क्षेत्र के 10वें स्तर से नीचे के लोगों को प्रवेश नहीं करना चाहिए। अथर्व के सामने एक पुराना चेतावनी बोर्ड दिखाई दिया। दरअसल स्कोल ड्रैगन मनोट रेंज बहुत बड़ी थी और जैसे जैसे पहाड़ों की गहराई बढ़ती जाती है वैसे वैसे शक्तिशाली गहन जानवरों की संख्या भी बढ़ती जाती है। अथर्व के और आगे बढ़ने पर उसके सामने एक के बाद एक और चेतावनी बोर्ड आते गए। उच्च स्तर के गहन जानवर आगे सक्रिय है, नवजात गहन क्षेत्र के 5वें स्तर से नीचे वाले लोग आगे प्रवेश न करें। रास्ते में अथर्व को इसी प्रकार के 5 बोर्ड दिखाई दिए, लेकिन उसके सामने जो अंतिम बोर्ड था उस पर लाल रंग से बड़े बड़े शब्द अंकित थे, स्कोल ड्रैगन निषिद्ध क्षेत्र। ये केवल 4 शब्द थे, लेकिन इनमें इतना तनाव था कि किसी का भी दिल धड़क उठे। फॉरेस्ट टाउन के सभी लोग जानते थे कि आगे एक वर्जित क्षेत्र है जिसके अंदर किसी को भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जितने भी लोग इसके अंदर गए हैं वह कभी वापस लौटकर नहीं आए हैं। ऊपर हवा में उड़ रहे लोग भी इस वक्त रोक चुके थे। अथर्व को उनकी बातचीत की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थी। क्या वही यही आसपास है? 5 में से एक व्यक्ति ने पूछा, जिसका जवाब देते हुए दूसरे व्यक्ति ने कहा, हाँ, वह लाल रंग का एरिया उस फ्लेम ड्रैगन की गुफा होना चाहिए। उसकी बात पर उस व्यक्ति ने दोबारा कहा, क्या आप आश्वस्त हैं कि आपको उस फ्लेम ड्रैगन की असली ताकत के बारे में अच्छे से पता है? जिसका जवाब देते हुए दूसरे व्यक्ति ने कहा, हाँ, वरिष्ठ बुजुर्ग की आकाश गहन क्षेत्र के 10वें स्तर की ताकत के साथ हमें उससे निपटने में ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। उस व्यक्ति की बात सुनकर तीसरे व्यक्ति ने कहा, अगर ऐसा होता है तो हम उसकी अग्नि विशेषता वाली गहन कोर प्राप्त करके युवा मास्टर को बनेग हेवन आर्ट्स में एक और सफलता दिला सकते हैं, और सफल होने पर अगले ब्लूविन रैन किक टूर्नामेंट में हमारे पास फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय से भी आगे निकलने का आत्मविश्वास होगा। बर्निन हेवन आज इन 3 शब्दों को सुनकर अथर्व को अपने पूरे शरीर में कंपन महसूस हुआ। ये 5 लोग वास्तव
वास्तव में ब्लू विंड एम्पायर के 4 प्रमुख संप्रदायों में से एक के सदस्य थे। इन 5 लोगों में एक वरिष्ठ बुजुर्ग भी था। इसका मतलब था कि इन 5 लोगों को बने हेवन संप्रदाय की मुख्य ताकत माना जा सकता था। अथर्व ने पहले तो केवल एक अंधाला लगाया था, लेकिन उसको अब उनके यहाँ आने का कारण पूरे तरीके से स्पष्ट हो चुका था। उसने मन में बुदबुदाते हुए कहा, उनके मुंह से निकला फ्लेम ड्रैगन, क्या वह कदंते वाला स्कोर ड्रैगन ही है? इतने में ही उन लोगों में से एक ने कहा, ऐसा लगता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। जिस पर दूसरे व्यक्ति ने कहा, अरे ये केवल प्राथमिक गहन क्षेत्र का एक छोटा बच्चा है, शायद उसने पहली बार फ्लोटिंग तकनीक देखी है, इसलिए वह लापरवाही से हमारे पीछे आ गया। अगर वह इतनी बुरी तरह मरना चाहता है तो मैं उसे अभी नरक की यात्रा पर भेज देता हूं, पहले व्यक्ति ने तुरंत कहा। जिस पर दूसरे व्यक्ति ने कहा, एक प्राथमिक गहन क्षेत्र के बच्चे के ऊपर हमला करके क्या तुम अपनी प्रतिष्ठा को खोना चाहते हो? उन लोगों की बात सुनकर अथर्व का दिल अचानक ठंडा हो गया। भले ही उसे विश्वास था कि पकड़े जाने पर वे लोग उस पर अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, लेकिन फिर वे भयावह रूप से शक्तिशाली लोग थे। अथर्व ने धीरे से सांस लेते हुए अपने कुछ कदम पीछे कर लिए। अथर्व के दिल में पीछे हटने की इच्छा पैदा होने लगी। आखिरकार उसकी ताकत अभी बहुत कमजोर थी। अगर उसने थोड़ी भी लापरवाही की तो उसे इसकी कीमत अपनी मौत से चुकानी पड़ती। अभी अथर्व ने कुछ कदम पीछे हटाए ही थे कि उसका दिल अचानक ऊपर पड़ा और उसे अपने दिल में एक अकथनीय भावना महसूस हुई। एक बार फिर उसका दिल जोर से धड़का और उसने अपनी छाती पर हाथ रखते हुए बुदबुदाया, वहां कुछ है जो मुझे बुला रहा है। उसके चेहरे पर इस समय एक हैरानी भरी घबराहट दिखाई दे रही थी। अथर्व ने घूमकर दक्षिण की ओर देखा और उसे समझ आया कि यह भावना उसी दिशा से आ रही है। हालांकि यह एक सूक्ष्म भावना थी जिसे शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता था। तभी जैस्मीन को आकाश विश मोती के अंदर से अथर्व की असामान्य के बारे में पता चला तो उसने पूछा, तुम्हारे साथ क्या गलत है? वहां कुछ ऐसा है जो मुझे बुला रहा है? अथर्व ने शांत भाव से दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? जैस्मीन ने अपनी आश्चर्य भरी आवाज में कहा, यह गलत नहीं हो सकता, यह अवश्य ही उस दिशा में है। अथर्व ने अपनी भौं आपस में सिकोड़ना ही महसूस नहीं कर रही है, बल्कि मेरी मिस्टिक वेन्स भी प्रतिक्रिया कर रही है। मुझ वहां जाकर देखना चाहिए। 5 लोग पहले ही हवा में आगे बढ़ चुके थे। यदि वह आगे बढ़ता तो कोई भी जानवर उसका जीवन समाप्त कर सकता था, या फिर बने हेवन संप्रदाय के लोगों को पता चलता कि वह अभी भी उनका पीछा कर रहा है तो वे उसे एक बाधा के रूप में समझ सकते थे और उस पर हमला कर सकते थे। कुछ झिझक के बाद अथर्व ने अपने दांत पीसे और आखिरी तारा छिपाने वाली घास के पौधे को बाहर निकाला और स्टार कंसीलिंग पिल में बदल दिया। स्टार कंसीलिंग पिल को खाने के बाद उसका शरीर तुरंत गायब हो गया। अथर्व ने तुरंत अपने कदम उठाए और तेजी से आगे बढ़ गया। जैसे ही अथर्व ने स्कोर ड्रैगन निषिद्ध क्षेत्र में कदम रखा, अचानक उसे अपने चेहरे पर प्रचंड गर्मी की एक लहर महसूस हुई, जिससे अथर्व की सांसें एक पल के लिए थम गई। उसने आगे एक छोटा सा पहाड़ देखा जो ज्यादा ऊंचा नहीं था। वह जल्दी से उसकी चोटी पर चला गया और आसपास के क्षेत्र को देखा। उसे लाल रंग का एक बड़ा भाग दिखाई दिया। उस क्षेत्र में लगभग 100 मीटर ऊंची एक विशाल गुफा दिखाई दे रही थी और उसके आसपास का पूरा क्षेत्र त्रबंज था, जहां पर एक भी घास का तिनका नहीं था। जमीन की दरारों और गुफाओं से थोड़ी थोड़ी देर में सफेद गैसें और अंगारों की धारें निकल रही थी। बनिंग हैव संप्रदाय के लोग अब तक गुफा के शीर्ष पर पहुंच गए थे। अथर्व अब उन्हें स्पष्ट रूप से देख सकता था। उन 5 लोगों में से 4 लगभग 50 साल के लग रहे थे और जहां तक बीच वाले व्यक्ति की बात है तो उसकी दाढ़ी पहले से ही पूरी तरह से सफेद हो चुकी थी। उसका शरीर सुडौल था, लेकिन उसके शरीर का हर हिस्सा एक भयानक आभा बिखेर रहा था जिससे अत का दम घुटने लगा। बनिंग हेवन संप्रदाय के इस तरह के लोगों को भेजने से यह स्पष्ट पता चला रहा था कि उनके लिए फ्लेम ड्रैगन का गहन कोर वास्तव में कितना महत्वपूर्ण था। ऐसा लगता है कि हमें जो जानकारी मिली थी वह बिल्कुल सही है। गुफा के अंदर अग्नि की विशेषता वाला एक विशाल गहन जानवर रहता है, दाहिने ओर के अधेड़ उम्र वाले व्यक्ति ने कहा। जिस पर बीच वाले व्यक्ति ने कहा, लापरवाही मत करो, इस गुफा में कुछ रहस्य और जाल हो सकते हैं। अगर हम कैसे भी करके इस फ्लेम ड्रैगन को बाहर ला सकते हैं तो ये हमारे लिए सबसे बेहतर होगा। तो फिर यह काम मुझे करने दो, सबसे बाएं ओर खड़े व्यक्ति ने कहा और अपना एक कदम आगे बढ़ाते हुए अपना दाहिना हाथ घुमाया। तभी उसके हाथ में एक गहरे सुनहरे रंग का ब्लेड दिखाई देने लगा जो 3 फीट से अधिक लंबा था। बनिंग हेवन संप्रदाय का मुख्य हथियार एक तेज धार वाला ब्लेड था, इसलिए उनके प्रमुख गहन कौशलों में से एक को हेवन बनिंग ब्लेड कहा जाता था। जैसे ही हेवन बने कौशल का उपयोग किया गया, ब्लेड ने आग की लपट प्रज्वलित कर दी जिनकी शक्ति बेहद चैनकाने वाली थी। जैसे ही अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने ब्लेड उठाए तो ब्लेड से एक मोटी ड्रैगन के आकार की जलती हुई लहर निकली जो हवा की घर घर की कहानी को मारने में कामयाब हो पाएंगे। और ऐसी कौन सी चीज है गुफा के अंदर जो अथर्व को बुला रही है? जानने के लिए पढ़िए द वॉरियर नली ऑन पॉकेट नोवेल पर। सीच 50 फ्लेम ड्रैगन वीएस बने हेवन संप्रदाय। अचानक ही उस विशाल गुफा के अंदर से एक बहुत खतरनाक गर्जना सुनाई दी जो इतनी तेज थी कि आसपास की पूरी धरती हिल गई और पूरा आकाश कांप उठा।
था। हालांकि अथर्व काफी दूर था, लेकिन इस गड़गड़ाहट की आवाज को सुनकर उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके कान अभी फटने वाले हैं। दहाड़ की आवाज के साथ ही अचानक गुफा के अंदर से एक धधकती हुई रोशनी की कई मीटर लंबी ज्वाला निकली, जो सीधी उन 5 लोगों की बढ़ गई। गुफा से कई मील तक का इलाका इस वक्त गर्म हवा की लहरों से भर गया। अथर्व के चेहरे पर भी एक भारी जलन महसूस होने लगी। उसने मन में आश्चर्य के साथ कहा, ऐसा लगता है कि फ्लेम ड्रैगन के बारे में जो किंवदंतियां है वह पूरी तरह सच है। यह एक भयानक स्तर का अग्नि विशेषता वाला ड्रैगन है। इस कोल्ड ड्रैगन माउंटेन रेंज में केवल निचले स्तर के गहन जानवर ही रहते, लेकिन आश्चर्य की बात तो ये थी इस एरिया में वास्तव में इतना खतरनाक अस्तित्व भी था। रास्ते से हटो, 5 लोगों में से बीच वाले व्यक्ति ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। अचानक प्रकट हुई आग की लपटों ने उन 5 को भी आश्चर्यचकित कर दिया था और वे हवा में तेजी के साथ अलग अलग दिशाओं में बिखर गए। सैकड़ों मीटर ऊपर उछलने के बाद वह आग की ज्वाला धीरे धीरे आकाश में गायब हो गई। उसी समय गुफा के सामने एक विशाल ड्रैगन की आकृति दिखाई देने लगी, 100 फीट से भी ज्यादा ही, और पूरा शरीर गर्म लोहे की तरह लाल। उसके विशाल पंख और पूंछ धधकती आग से जल रहे थे। जब उसने अपना सिर उठाया तो उसकी 2 लाल आंखें प्रतिष्ठा से भरी हुई दिखाई दे रही थी। उसने वास्तव में मनुष्य की भाषा में बात करते हुए कहा, साहसी मनुष्यों, तुम में वाकई बहुत ज्यादा साहस है जो तुमने इस राजा के क्षेत्र में घुसकर इस राजा का अपमान करने की हिम्मत की है। उसकी आवाज भारी और थोड़ी खुरदुरी थी, लेकिन उससे भी अधिक उसमें एक विशेष प्रकार की गरिमा थी जो किसी के भी दिल को धड़कने पर मजबूर कर दे। बनिंग हेवन संप्रदाय के वरिष्ठ बुजुर्ग ने कदम बढ़ाया और दिखावा करते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस दूरस्थ और अज्ञात स्थान पर वास्तव में एक ड्रैगन रहता होगा, और वह भी एक फ्लेम ड्रैगन। हालांकि आपकी शक्ति के साथ इस जगह पर रहना आपकी विनम्रता को दर्शाता है, लेकिन एक बार आपका गहन कोर लेने के बाद हम अवश्य ही आपकी शक्ति को ब्लू विंड एम्पायर के शिखर पर प्रदर्शित करेंगे। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? बनिंग हेवन संप्रदाय के वरिष्ठ बुजुर्ग मुकुंद का स्वभाव वास्तव में अहंकारी था। उसने अपने कुछ ही शब्दों से अपना लक्ष्य उजागर कर दिया था और उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि फ्लेम ड्रैगन का कोर प्राप्त करना उसके लिए चींटी मारने जितना आसान हो। फ्लेम ड्रैगन जिस गहन शक्ति को बाहर निकाल रहा था उससे ये स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि वह एक आकाश गहन क्षेत्र के 9वें स्तर वाला गहन जानवर है, जबकि मुकुंद 7 साल पहले ही आकाश गहन क्षेत्र का 10वां स्तर भी हासिल कर चुका था और वह सम्राट गहन क्षेत्र से मात्र आधे कदम की दूरी पर था। वह अकेला ही इस प्रकार के गहन जानवर को संभाल सकता था, फिर भी उसके पास 4 शक्तिशाली योद्धा और भी थे। मुकुंद के शब्दों ने फ्लेम ड्रैगन के गुस्से को तुरंत भड़का दिया। उसके पंखों और पूंछ से तुरंत तीव्र आग की लपट निकलने लगी और आसपास के क्षेत्र का तापमान कई गुना बढ़ गया। उसने गुस्से में अड़ते हुए कहा, अहंकारी मनुष्यों, आज तुम्हें अपने अहंकार और लालच की कीमत चुकानी होगी। यह राजा आज तुम सभी यही भस्म करने वाला है। अपने शब्दों के साथ ही फ्लेम ड्रैगन ने अपने विशाल पंख फड़फड़ाए और आग की लपटों से घिरा हुआ उसका विशाल शरीर हवा में उड़ गया और सीधे 5 लोगों पर हमला कर दिया। मुकुंद की धीमी दहाड़ के साथ 5 लोग फ्लेम ड्रैगन के आसपास के क्षेत्र में तितर बितर हो गए। इतने में फ्लेम ड्रैगन ने एक हिंसक गर्जना की तो उसके शरीर से विस्फोट की तरह 5 लाल रंग की लपटें निकली जो तुरंत ड्रैगन के आकार में बदल गई और 5 लोगों की ओर हमला करने के लिए तेजी से आगे बढ़ गई। लपटों की प्रचंड गर्मी के कारण अथर्व, जो उनसे लगभग 1000 फीट दूर था, उसके चेहरे से पसीना पानी की तरह टपकने लगा। मुकुंद के अलावा कोई भी उन लपटों का सामना नहीं कर सका और उन चारों के शरीर लपटों से टकराकर बहुत दूर हवा में उड़ गए, जबकि मुकुंद ने अपनी गहन ऊर्जा से अपनी ओर आती हुई आग की लपट को हवा में ही बिखेर दिया और उसका शरीर एक परछाई में बदलकर ड्रैगन की ओर उड़ गया और अगले ही पल वह उसके ठीक ऊपर दिखाई देने लगा और इस समय उसके हाथ में एक तेज धार वाला ब्लेड भी दिखाई देने लगा। मुकुंद ने उस ब्लेड से फ्लेम ड्रैगन के शरीर पर सैकड़ों वार किए, जिससे कानों को चकनाचूर कर देने वाली ऐसी आवाजें निकली जैसे कि लोहे के लोहे से टकराने पर निकलती है। गुस्से में फ्लेम ड्रैगन ने अपने शरीर को तेजी से घुमाया और उसकी विशाल पूंछ मुकुंद की ओर तेजी से बढ़ी, जिसे देखकर मुकुंद ने अपनी गहन ऊर्जा से तुरंत एक रक्षा कवच तैयार किया, लेकिन जैसे ही उसके रक्षा कवच से फ्लेम ड्रैगन की पूंछ टकराई तो वह एक धमाके के साथ कई टुकड़ों में टूट कर बिखर गया और मुकुंद अपने भयानक चेहरे के साथ तेजी से पीछे हट गया और तुरंत जोर से चिल्लाया, इसका शरीर बहुत मजबूत है, कोई भी इसके करीब मत आना। जैसे ही अन्य 4 लोगों ने मुकुंद की आवाज सुनी तो तुरंत अपनी जगह पर रुक गए और उनके हाथों में उनके लंबे ब्लेड दिखाई देने लगे जो आग की लपटों से जल रहे थे। चारों ने अपने अपने शक्तिशाली गहन कौशलों को प्रकट करते हुए जोर से चिल्लाया, समुद्री आग की ज्वाला, स्वर्ग जलाने वाला ब्लेड, बनक फील्ड, धधक हुआ सूरज। वे चारों एक ही कुल के थे, इसके अलावा वे आपस में सगे भाई थे। वे एक साथ बड़े हुए थे और एक साथ ही गहराई से प्रशिक्षण लिया था, इसलिए वे एक दूसरे के दिमाग को भलीभांति समझते थे। उन्होंने एक ही समय में अपने अपने ब्लेड उठाए और दूर से ही फ्लेम ड्रैगन पर अपने अपने गहन कौशलों का प्रयोग किया। उनके ब्लेड
छेदों से 4 तरंगे निकली। एक तरंग फ्लेम ड्रैगन के ऊपर, एक नीचे, एक बाएं ओर और एक दाएं ओर बढ़ गई और उसके सभी रास्तों को ब्लॉक कर दिया। फ्लेम ड्रैगन का शरीर बहुत विशाल था जिससे उसकी गति बहुत धीमी थी और वह उन चारों के हमले से बचने में कामयाब नहीं हो पाया और उनके हमले सीधे फ्लेम ड्रैगन के विशाल शरीर से टकरा गए और उसके शरीर पर 4 रेखाएं दिखने लगी जिससे वह कुछ हद तक अपना संतुलन खो बैठा। मुकुंद ने भी अचानक पलटवार कर दिया। किसी को भी पता नहीं चला कि वह कब फ्लेम ड्रैगन के ऊपर आ गया और एक खतरनाक हमला उसके सिर पर कर दिया। दर्द महसूस कर फ्लेम ड्रैगन ने एक गुस्से भरी दहाड़ निकाली और उसके शरीर से प्रचंड आग की लपटें निकल पड़ी और पांचों लागोंडा सामना करने में सक्षम नहीं थे। वहीं मुकुंद ने थोड़ा पीछे हटने के बाद तुरंत खुद को संभाला और फ्लेम ड्रैगन को सांस लेने का भी मौका दिए बिना उसके शरीर पर सैकड़ों हमले किए। उसकी ब्लेड की आभा और ड्रैगन की आग की लपट जब आपस में टकराती तो कान फाड़ने वाली आवाज निकलती जो पूरे स्कोल ड्रैगन माउंटेन रेंज में गूंज रही थी, जिससे आसपास के निचले स्तर वाले गहन जानवर डर के मारे वहां से बहुत दूर भाग गए। वहां की छोटी छोटी पहाड़ियां धूल में बदल गई थी और आसपास की जमीन में भी अनगिनत दरार पड़ गई थी। अथर दूर की एक पहाड़ी पर छिप गया और अपनी सांसें रोकर उस भयानक लड़ाई को देखता रहा। ब्लू विंड एम्पायर में इस तरह की लड़ाई देखना बहुत ही दुर्लभ माना जा सकता था। उसने करीब जाने की हिम्मत नहीं की क्योंकि फ्लेम ड्रैगन की आग या बर्निंग हेवन संप्रदाय के ब्लेड की आभा का एक छोटा सा अंश मात्र भी उससे टकरा गया तो इसका परिणाम केवल मौत ही होगा। जैसे जैसे लड़ाई और भयंकर होती गई आसपास का तापमान भी और ज्यादा बढ़ता गया। फ्लेम ड्रैगन की ताकत निर्विवाद थी लेकिन आकाश गहन क्षेत्र वाले 5 योद्धा का सामना करते हुए वह शुरू से ही थोड़ा कमजोर दिख रहा था। हालांकि उसके पास अभी भी उसका मजबूत शरीर था, इसलिए भले ही बर्निंग हेवन संप्रदाय के लोगों का पलड़ा थोड़ा भारी हो लेकिन उनके के लिए कम समय में ड्रैगन को नुकसान पहुंचाना संभव नहीं था। ऐसा लगता है कि देर सवेर इस फ्लेम ड्रैगन को कैद कर लिया जाएगा, अथर्व ने धीमी आवाज में कहा। लगता है आपन ड्रैगन को कमाक लिया है, जैस्मीन ने ठंडी आवाज में कहा। हालांकि यह एक निम्न स्तर का ड्रैगन है लेकिन यह एक सच्चा ड्रैगन है। फ्लड ड्रैगन या सरीसृप ड्रैगन जैसे झूठे ड्रैगन के विपरीत सच्चे ड्रैगन के पास अत्यधिक तेज बुद्धि होती है और वे खुद को बेहतर ढंग से सुरक्षित रखने के लिए हमेशा अपनी असली ताकत को छिपा कर रखते हैं। इन लोगों का मानना गहन क्षेत्र का फ्लेम ड्रैगन है, इसलिए यह अपने साथ एक ऐसे व्यक्ति को लाए जो सम्राट गहन क्षेत्र से केवल आधे कदम की दूरी पर है। लेकिन इनके दुर्भाग्य से यह फ्लेम ड्रैगन पहले ही सम्राट गहन क्षेत्र को प्राप्त कर चुका है। जैस्मिन की बात सुनकर अथर्व का पूरा चेहरा आश्चर्य से भर गया। जैस्मिन ने उसे आगे बताया, फिलहाल ये केवल अपने दुश्मनों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जिस पल वह अपनी पूरी ताकत दिखाएगा उस समय उन 5 में से किसी को भी जीवित लौटने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, यहाँ तक उस वरिष्ठ बुजुर्ग को भी जो पहले से सम्राट गहन क्षेत्र से मात्र आधा कदम दूर है। जैसे ही अथर्व ने यह बात सुनी तो उसका दिल ठंडा हो गया और उसने अपने दिल ही दिल में बुदबुदाया, ये फ्लेम ड्रैगन वास्तव में इतना कपटी और चालाक है। जैसे जैसे लड़ाई तीव्र होती गई फ्लेम ड्रैगन और पीछे हटता गया जिससे वे गुफा से और भी ज्यादा दूर होते गए। ये स्पष्ट था कि ड्रैगन जानबूझकर ऐसा कर रहा था तान की लड़ाई के कारण उसकी गुफा को कोई नुकसान न पहुंचे। अथर्व की निगाहें तुरंत गुफा पर टिक गई। यह वास्तव में एक सच्चे ड्रैगन की गुफा थी। यह ज्ञात नहीं था कि स्कोल ड्रैगन माउंटेन रेंज का नाम अस्तित्व में कब आया था, लेकिन फ्लेम ड्रैगन को देखकर यह अवश्य ही कहा जा सकता था कि वह यहाँ पर कम से कम 1 शताब्दी से रह रहा है। लेकिन एक सच्चे ड्रैगन का जीवन काल बहुत ही लंबा होता है, इतना कि वे 1000 साल तक जीवित रह सकते हैं या फिर इससे भी ज्यादा। ड्रैगन को एक महान जानवर कहा जा सकता था, इसलिए ऐसा संभव होना काफी मुश्किल था कि यह फ्लेम ड्रैगन अपनी इच्छा से इस छोटी सी जगह पर रह रहा था। इसका मतलब था कि शायद इस गुफा के अंदर जरूर कोई दुर्लभ और उत्तम खजाना छिपा हुआ है जिसे छोड़ने के लिए ये ड्रैगन तैयार नहीं है। वर्तमान में अथर्व प्राथमिक गहन क्षेत्र के 4थे स्तर पर था जिसे उसने मात्र 4 महीने में हासिल किया था। हालांकि ट्रेनिंग की उसकी यह गति आश्चर्यजनक थी, लेकिन ब्लू विंड साम्राज्य में उसकी ताकत अभी भी निचले स्तर की थी। यदि गुफा के अंदर उसे किसी प्रकार का दुर्लभ खजाना मिल जाता है तो अवश्य ही उसकी गहन शक्ति को बहुत बड़ा लाभ हो सकता था। अथर्व ने अपनी अदृश्य स्थिति पर एक सरसरी नजर डाली और अपने दांत बीच लिए और अपनी अदृश्य स्थिति को समाप्त कर दिया। किसी व्यक्ति को सबसे बड़ा फायदा तभी हो सकता था जब वह सबसे बड़ा जोखिम उठाए। यदि कोई छोटी सी बात से भी डर जाए तो वह कभी भी आगे बढ़ने के बड़े अवसरों को प्राप्त नहीं कर सकता। इसके अलावा उसे एक अनोखी अवर्णनीय भावना भी महसूस हुई थी और जो चीज उसे बुला रही थी वह भी इसी गुफा के अंदर लग रही थी। जब जैस्मीन ने अथर्व के शरीर को प्रकट होते हुए देखा तो उसने सतर्कता के साथ पूछा, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? जैस्मीन की आंखें में एक चमकदार दृष्टि थी जो उस गुफा की ओर देख रही थी। मैं उस गुफा में घुसपैठ करने वाला हूँ। यह एक ड्रैगन की गुफा है, शायद वहाँ कुछ अच्छी वस्तुएं हो सकती है, अथर्व ने धीरे से उत्तर दिया, जिस पर जैस्मीन ने थोड़ा चिते हुए कहा, आप वाकई बहुत लालची हैं। उनकी लड़ाई के अवशेष हर जगह है, यदि आप उनसे थोड़ा सा भी टकरा गए तो आप एक पल में मर जाएंगे। क्या तुम्हें सचमुच मौत से डर
डर नहीं लगता, जिस पर अथर्व ने शांत भाव से कहा, आप निश्चिंत रहे स्टार, कंसीलिंग पिल की छिपाने की क्षमता के कारण सम्राट गहन क्षेत्र का योद्धा भी मुझे महसूस नहीं कर सकता। इसके अलावा जिस स्थान पर वे लड़ रहे हैं उससे गुफा भी बहुत दूर है और मुझे इस बात का भी यकीन है जब तक मैं एक लंबा चक्कर लगाते हुए गुफा के द्वार तक जाता हूं तब तक उनकी लड़ाई का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसकी बात से जैस्मीन को थोड़ी निराश हुई, वह उसे गुफा के अंदर जाने से रोकना चाहती थी और उसने इसी कोशिश में कहा, अभी इस राजकुमारी ने तुम्हें बताया था कि एक सच्चे ड्रैगन के पास अत्यंत तेज बुद्धि होती है। भले ही इसकी गुफा के बीच किसी प्रकार का दुर्लभ खजाना हो, लेकिन ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अथर्व ने तो जैस्मीन की निराशा को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और एक बार फिर अपने शरीर को अदृश्य किया और पहाड़ के बाएं ओर से एक गोल चक्कर लगाते हुए वह गुफा के प्रवेश द्वार की दिशा में चला गया। तो क्या होगा कहानी में आगे, कौन जीतने वाला है इस लड़ाई में और कौन सा अमूल्य खजाना छिपा है ड्रैगन की गुफा में? स्टोरी को आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट करें और लाइक दिस स्टोरी।